बल तथा गति के नियम। बल क्या है ना? सबसे पहले हम लोग जाने बल क्या है। आप लोग अपने घर में हर जगह किसी भी कार्य को करते हैं हम लोग, है ना? जैसे मान लीजिए टेबल पर बॉल रखा हुआ है, या ग्लास रखा हुआ है, या प्लेट ही है, या चौकी है, कुछ भी है, तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचने के लिए, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढकेलने के लिए, है ना, या लुढ़काने के लिए थोड़ा न थोड़ा हम उस पर बल लगाते हैं, है ना। कुछ उस पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु उस स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है ना। या तो हम लुढ़काते हैं, या तो फेंकते हैं, या तो हम ढकेलते हैं, या तो हम किसी चीज को खींचते हैं, या किसी चीज को दबाव देके दबाते हैं, या किसी चीज को छोटा करते हैं या खींच के बड़ा करते हैं, है ना। तो ये जो क्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़ा सा घसकना, जगह होना, थोड़ा आकृति का में परिवर्तन आना, खींचना, है ना। तो इसको हम अपने भाषा में, या ऐसी तो उनके भाषा में उसको कहेंगे कि हमने इस पर बल लगाया। बल लगाकर हमने इसके गति में परिवर्तन किया, है ना। बल लगाकर हमने इसके गति में परिवर्तन किया, इसका स्थान परिवर्तन किया। ठीक है, अब हम विज्ञान की भाषा में इसे समझेंगे। विज्ञान की भाषा में इनका परिभाषा, इनका, है ना, सब देख रहे हैं अब हम लोग। हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है तथा कभी नहीं होती है, लेकिन अभी हमने यह चर्चा नहीं की गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसे ही सभी जिज्ञासाओं को समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा है कि फर्श पर रखी एक गेंद को धीरे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा एक के लिए गतिशील नहीं रहती है। ऐसे परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है ना। जब तक किसी वस्तु पर हम ठोकर नहीं लगाते हैं, जब तक उसको हम एक स्थान से उठा के दूसरा स्थान नहीं ले जाते हैं, जब तक किसी चीज को हम नहीं ढकेलते हैं, जब तक हम किसी चीज को नहीं खींचते, जो मैंने भी सब बतलाया, है ना, नहीं खींचते, तब तक वह वस्तु की स्वभाव क्या है? वह विराम की अवस्था में रहती है ना। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। तब तक ये बनी रही ये मान्यता जब तक कि गैलीलियो और न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है।
सामान्य भाषा में इसके लिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हम उसे खींचते हैं या ढकेलते हैं या ठोकर लगाते हैं, है ना। और खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है ना। हमने अभी कहा था खींचना या ढकेलना या ठोकर लगाते या फेंकते हैं या हम लुढ़काते हैं, उसमें हम थोड़ा ना थोड़ा बल जरूर लगाते हैं। या किसी का आकृति परिवर्तन करते हैं तो हम बल लगाते हैं। तो इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। हम बल के विषय में विचार करते हैं, यह क्या है। वास्तव में बल को न तो कोई किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। किसी वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो वस्तु को खींचते हैं, ढकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। यदि हम बल की व्याख्या कर सकते हैं तो किसी भी वस्तु को खींचना, ढकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु की गति देने की युक्तियां है ना। वस्तु को जब हम गति देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग ढकेलेंगे, या तो खींचेंगे, या तो लुढ़काएंगे, या तो ठोकर मारेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, गति देने की युक्तियां। और किस प्रकार से हम गति देंगे, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उन्हें गति होती है। यदि एक अलमीरा रखा हुआ है या एक टेबल रखा हुआ है या एक चेयर रखा हुआ है, तो उसको गति कराने के लिए, उसमें गति के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पर बल लगाएंगे, है ना। हम उस पर बल लगाएंगे। देखिए चित्र 1 में धकेले पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। जो ट्रॉली है, ट्रॉली को ले जाने के लिए हम उसको बल लगा रहे हैं और आगे की ओर इसको हम बढ़ा रहे हैं, ढकेल रहे हैं, है ना। ट्रॉली को धकेल रहे हैं तो इस पर क्या लग रहा है, लगाए गए बल की दिशा में गति कर रहा है। हम उसी दिशा में बल लगा रहे हैं, ट्रॉली उसी दिशा में गति करती है। यहाँ पर है कि दराज को यानी कि अलमीरा को खींचा जा रहा है, वो ढकेल के था और ये खींचा जा रहा है, खींचने में भी बल लग रहा है। तीसरा है कि हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं, है ना। हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। जब ठोकर लगाते हैं तो क्या होता है, गेंद आगे की ओर बढ़ जाता है ना। यहाँ पर ठोकर लगाते हैं तो गेंद आगे की ओर बढ़ जाती है। तो हॉकी स्टिक से गेंद की आगे की ओर ठोकर लगाते हैं और ए चित्र में हम ट्रॉली को ढकेल रहे हैं और बी में हम दराज को खींच रहे हैं। कुल मिला के तीनों में स्थान का परिवर्तन हो रहा है, तीनों में गति की अवस्था बदल रही है, तीनों विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ गए और तीनों में बल भी लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब है पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर हम इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, अर्थात किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हमें बल का प्रयोग होता है। अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हमें बल का प्रयोग होता है। हम यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु के आकार को आकृति भी बदली जा सकती है। शुरू में ही मैंने कहा था कि हम किसी वस्तु पर बल लगा करके उसकी आकृति को भी बदल सकते हैं, है ना। उसकी आकृति को भी बदल सकते हैं।
ये चित्र देखिए 9.2 ए में कि बल लगाने पर हाँ सॉरी लेट हो गया। किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकृति भी बदली जा सकती है। ठीक है, 9.2 में देखिए स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हम लोग खींच के बड़ा कर सकते हैं। आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, ये सब सबके घर में रहता है। स्प्रिंग है, खींच रहे हैं, फिर उसको छोड़ रहे हैं तो छोटा हो जा रहा है, फिर खींच रहे हैं तो लंबा हो जा रहा है, फिर छोड़ रहे छोटा हो जा रहा है। करने में खूब मजा भी आता है और इससे क्या होता है, आकृति बदल रही है। या फिर बॉल है, बॉल को हम लोग दबा रहे हैं, गेंदा को, वो दब जा रहा है, अंडाकार जैसा हो जा रहा है, फिर छोड़ दे रहे हैं तो वो फूल जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि बल लगाने से उसकी आकृति बदल जा रही है। 9.2 में बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है और फिर बल लगाने पर स्प्रिंग फैलती है और छोड़ देने से फिर वो अपने आकार में आ जाती है। फिर बी में बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाता है, फिर बल छोड़ देने से वो अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है, पूरी स्थिति में आ जाती है। अब 9.1 में संतुलित और असंतुलित। अब संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा गया है। देखिए चित्र में एक लकड़ी का है ना, देखिए लकड़ी का पिंड छोटा सा टुकड़ा रखा गया है। हाँ? चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। ठीक है, एक्स और वाई विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को, ठीक है, किसी बल द्वारा धागा जो एक्स है उसको हम खींचते हैं, ये एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू होगा। उसी प्रकार यदि धागे को हम वाई की ओर खींचते हैं, है ना, इसको वाई की ओर खींचते हैं तो क्या होगा, पिंड वाई की ओर यानी कि लेफ्ट साइड खिसकना शुरू होगा। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल के द्वारा खींचा जाएगा तो ऐसी दशा में पिंड क्या करेगा, कोई भी गति करेगा नहीं, वह गति नहीं करेगा, नहीं करता है। और इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि हम इसको खींच रहे, इस रस्सी को हम एक साइड से खींच रहे हैं तो खींचा के अपने आप इधर आ जाएगा एक्स की तरफ यानी कि राइट साइड। और फिर अब बाएं को खींचेंगे तो इधर खींचा जाएगा, इधर खाली होकर के इधर खींचा जाएगा तो ये बाएं साइड आ जाएगा। लेकिन जब हम दोनों तरफ से खींचेंगे, एक्स और वाई तरफ से भी और इधर एक्स की तरफ से खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपनी ही जगह में स्थित रहेगा, है ना। इस पिंड में कोई गति नहीं होगी। तो इस तरह के बलों को कहते हैं संतुलित बल। यह संतुलित बल कहलाता है तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है ना। गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है, जैसे उसकी स्थिति थी उसी स्थिति में वो है, क्योंकि बल दोनों तरफ से उसे दिया जा रहा है, एक तरफ से भी खींचा जा रहा है और वाई की तरफ से भी खींचा जा रहा है। अब एक ऐसी भी अवस्था की कल्पना करें जिनमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, है ना। विपरीत परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं और इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू होगा, है ना। जो जिधर अधिक बल लगेगा उधर वह खिसकना शुरू होगा। तो इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगाने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है ना। अब देखिए
पहले क्या था, दोनों पर समान बल लग रहा है तो वो लकड़ी का पिंड गति नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा। लेकिन जब हम दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, इस अवस्था में कि पिंड अधिक बलवान रहेगा और उस दिशा में खींचना शुरू करेगा, तो क्या होगा, दोनों बल संतुलित नहीं रहेगा और असंतुलित बल पिंड के खिसकने वाली दिशा में कार्य करने लगेगा। और इससे पता चलता है कि पिंड भी किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या होता है जब, है ना, क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। खुरदुरे फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है। यदि सरफेस खुरदुरा रहा, है ना, और उस पर ढकेलने की कोशिश करते हैं तो वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल ढकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। घर्षण बल जो है वह ढकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इसलिए वह आराम से बक्सा नहीं खिंचा पा रहा, नहीं ढकेल पा रहा है। चित्र 9.4 में हम लोग देख रहे हैं, है ना, यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से की नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। यह घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है ना। जब हम किसी चीज को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उस बक्से के नीचे की सतह या उस वस्तु के नीचे की सतह तथा फर्श की ऊपरी सतह, खुरदुरी सतह के बीच यह घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है। और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है, नहीं खिसक पाता है। तो 9.4 में देखिए आप बक्सा की स्थिति, है ना, बक्सा नहीं खिसक पाता है। तो बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं खिसक रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। घर्षण बल जो लग रहा है हमारे वस्तु की निचली सतह और पृथ्वी की, धरती की ऊपरी सतह, पृष्ठ पर जो घर्षण बल लग रहा है वह बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है या असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है ना। जब हम धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो असंतुलित बल कार्य करता है और इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति क्या होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि पैडल चलाना जब हम बंद करते हैं तो साइकिल का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। उसी दिशा में कार्य कर रहा था तो साइकिल हमारा तेजी से चल रहा था, लेकिन अब क्या है, वो घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसलिए साइकिल की गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। साइकिल को गति करने के लिए, उसको चलाने के लिए फिर से हमको एक बार पैडल चलाना पड़ता है ताकि वो गति में रहे। यदि हम रोक देते हैं
तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाता है। पैडल चलाना बंद कर देंगे तो साइकिल धीरे धीरे रुक जाएगी। सबको पता है, आप लोग सब लोग साइकिल चलाते हैं, छोटा छोटा अनुभव आप लोग को प्राप्त होता ही होगा। तो इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ऐसा होगा ना, यदि हम किसी वस्तु को हम गतिशील बनाए रखना चाहेंगे, गतिशील बना रहे, तो क्या एक असंतुलित बल की आवश्यकता है ना। ऐसा हम लोग को लगता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है ना। तभी तो गतिशील बना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, पैडल रोकेंगे तो साइकिल भी रुक जाएगा। तथापि यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं। लगने वाला बल यानी कि बाह्य बल और घर्षण बल, है ना। उस पर लगने वाला बल, बाह्य बल या घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है ना। देखिए, वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन होगा या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जब हम बाह्य बल या असंतुलित बल लगाया जाता है तो वेग में परिवर्तन होगा या उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है ना। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वह वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। यदि बल हटा लेते हैं तो वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। गति के क्या क्या नियम है वो हम लोग पढ़ेंगे। वस्तुओं की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता पर वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। कांच की गोली आप लोग सब देखे होंगे, कांच की गोली जो खेलते हैं हम लोग गोली, तो कांच की गोली जो है आनत तल पर लुढ़कती है। जो स्लोप रहता है ना उसी को आनत तल बोलते हैं। तिरछा जैसा थोड़ा सा ऊपर से स्लोप जैसा बना हुआ रहता है, नीचे ढलाव टाइप का, उसी को हम लोग आनत तल कहते हैं। तो आनत तल पर लुढ़कती है कांच की गोली, उसका वेग बढ़ जाता है, वो स्पीड में बढ़ जाता है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है ना। असंतुलित गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती, वो अपना स्पीड में गोली आगे बढ़ जाती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग पर प्राप्त कर लेती है
और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। देखिए 9.5 में क्या है। देखिए 9.5 में ये गोली जो है ना, ये आला तल में गोली जब गिरती है तो बहुत स्पीड में गिरती है ना, बहुत स्पीड में गिरती है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए 9.5 में दर्शाए गए के अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। ऊपर की ओर चढ़ती है तब वेग घटता है। 9.C में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनातल पर एक गोली स्थिर है। देखिए 9.5 C, 9.5 के C में एक गोली इधर की गोली। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, दोनों ओर से एक एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी, है ना। जब गोली को ढाल से यहाँ से छोड़ा जाता है तो क्या होता है, गोली तुरंत लुढ़क के नीचे आ जाती है ना। तो जब गोली को ढाल पर नीचे की ओर, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया। आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक की वह लुढ़की थी। चित्र में देखिए, है ना, गोली लुढ़क रही है, हाँ, यहाँ से उसको लुढ़काया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से उसे चढ़ाया जा रहा है, बी में चढ़ा रहा है। बी में जब हम गोली को चढ़ा रहे हैं तो ये उतना ही दूर तक चढ़ेगी जितना दूर तक से वह ऊपर से उसको लुढ़काया गया था। तो दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चढ़ेगी। ये गोली जो है वह उतना ही दूर चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़की थी, यहाँ से यहाँ तक लुढ़की थी। तो आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी, है ना। यदि धीरे धीरे आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग इसको रीडिंग लगाते हैं कि अभी हम ये बतलाए थे कि गोली जो है जहां तक वो ढलान के कारण नीचे लुढ़कती है ना, वह गोली उतना ही दूरी चढ़ेगी ऊपर जितना कि वह नीचे आई थी, ठीक है। जितना कि वह गोली लुढ़की थी
उतना ही दूर तक वह ऊपर चढ़ेगी। यदि दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, देखिए, है ना, दाहिने ओर के कोण को धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे कम कर दिया जाए कोणों को, धीरे धीरे कम किया जाए और गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी, है ना, अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को और क्षैतिज तल पर लगातार चलती रहेगी, ये गोली और क्षैतिज तल पर मान लीजिए लगातार चलती रहेगी, तो यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य हो जाएगा। गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार क्षैतिज तल पर लगातार ही चलती ही रहेगी, यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है ना। गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एकरूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। एक रूपता बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। ऐसा गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की जगह चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है ना। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद और रुक जाएगी। घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ या लुब्रिकेट का लेप किया जाता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी ये गैलीलियो के बारे में जानकारी लेंगे अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम लोग गैलीलियो के बारे में जानकारी, और इसी पृष्ठ को फिर और हम पढ़ाएंगे और अच्छा से इसको समझाएंगे। अभी इसको देखते हैं कि कैसे ए में किसी कांच की गोली का आनत तल पर नीचे क्यों लुढ़कना। देख रहे आनत तल इसी को कहते हैं, और कैसे गोली जो है सो वह लुढ़क रही है। अभी में गोली की ऊपर की ओर की गति, गोली की ऊपर की ओर की गति, है ना, गोली की ऊपर की ओर की गति। ये जो चित्र हम देख रहे हैं ना, ये गोली को ऊपर की ओर चढ़ाया जा रहा है, ऊपर की ओर गति। और सी है कांच की गोली की द्वि आनत तल पर गति। कांच की गोली के द्वि आनत तल पर की गति। नीचे चित्र है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा गति का प्रथम नियम। इसको और नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे।